नमस्कार। आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक और इसके अंतर्गत आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, उसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, महत्व, जो भी हमने पढ़ा, पूर्व का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मानकीय एवं अनुभववादी दो जो इसके प्रकार बताए गए हैं, जिनको हम परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पूर्व हमारे लिए एक बार पुनः यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अगर राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास देखा जाए तो ये बहुत पुराना है। राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य है राजनीति और राजनीतिक समस्याओं के बारे में विभिन्न पक्षों का तथ्यों के आधार पर विवेचन करना और विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विचारों के इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। प्लेटो से लेकर आज तक जितने भी राजनीतिक विचारक हुए, वो राजनीतिक सिद्धांत की मूल्यवान धरोहर कही जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत समस्याओं, संकल्पनाओं, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र आदि का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का अगर हम सरोकार माने तो मुख्य रूप से तथ्य और मूल्य से है। उचित और अनुचित की जांच करना और समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की संस्तुति करना राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य कहा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, मानकीय और अनुभववादी। आज सबसे पहले हम मानकीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मानकीय सिद्धांत, जिसे आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अथवा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मानकीय या आदर्शी सिद्धांत में अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में एक कल्पना की जाती है, फिर उस कल्पना को रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता है। जैसे कि प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की पहले, फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की। इस प्रकार की चिंतन क्रिया जो है वो आदर्शी या मानकीय सिद्धांतों के निर्माण में सहायक कही जा सकती है। मानकीय जो सिद्धांत हैं वो मूल्यों से सरोकार रखते हैं और शुभ एवं अशुभ के बीच भेद करते हैं। इसमें निर्देशन प्रधान होता है। विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उचित या अनुचित की जांच की जाती है। प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक जो थे, उन्होंने उचित अनुचित के मापदंड निर्धारित किए थे, जिनके आधार पर यह तय किया गया था कि उचित की सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है। कतिपय जो लेखक रहे, उन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व जो प्रचलित विचार थे, जो संस्थाओं के अध्ययन थे, विचारधाराएं थी, उनके विश्लेषण को भी शामिल किया। परंपरागत स्वरूप में सिद्धांत, विचार, दृष्टिकोण, विचारधारा सभी ये पर्यायवाची रूप में रहे और इन्हें भी अध्ययन का विषय बनाया गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो प्लेटो से लेकर कांट, एक्विना और हेगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया गया है। उस समय के जो राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने अपने आप को किसी न किसी तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत करने का जरिया मान लिया था और यही कारण है कि उन्होंने मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब हम देखते हैं मानकीय सिद्धांत की विशेषताएं। उसमें सबसे पहले आता है नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्य प्रधान। परंपरागत या मानकीय राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष या मूल्यों पर आधारित सिद्धांत कहा जा सकता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की मूल जो मान्यता रही, राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। यह मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों से इसका गहरा संबंध है।
अधिकांश जो परंपरागत विचारक रहे वो चूंकि नैतिकता से प्रभावित रहे, तो उनकी मूल धारणा यह थी कि मूल्यों से अलग होकर राजनीति पर कोई विचार या चिंतन नहीं किया जा सकता। दूसरी विशेषता है तर्क एवं कल्पना पर आधारित। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो प्रायः बौद्धिक रहा, तर्क और निगमनात्मक जो निष्कर्ष थे उन पर आधारित रहा। तर्क और कल्पना पर चूंकि आधारित था, इसलिए यथार्थ से यह अलग हो गया। प्लेटो का चाहे आदर्श राज्य हो, दार्शनिक शासन की कल्पना हो, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल की विश्वात्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य, कोई भी धारणा उठाकर देख लें, उनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में ही आपको दिखाई देता है। इसका व्यवहारिकता के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगली विशेषता है व्यक्ति निष्ठता की प्रधानता। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की एक और विशेषता रही कि इसके राजनीतिक सिद्धांत जो थे वो अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे। ये विचारक जो थे वो तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे, और इसलिए इनका जो दर्शन था वो दर्शन शास्त्र और आचार शास्त्र से प्रभावित कहा जा सकता है। अगली विशेषता है अपरिष्कृत अध्ययन पद्धति। परंपरावादियों ने जो अध्ययन की पद्धति रखी वो ऐतिहासिक और विवरणात्मक रही, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, आदर्शात्मक। इसमें किसी भी प्रकार से कोई वैज्ञानिकता का पुट नहीं था। इसके आधार पर पुराने समय में तो चिंतन किया जा सकता था, लेकिन आज के समय में अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों के आधार पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं खोजा जा सकता। इसके लिए नई अन्वेषणात्मक पद्धतियों की आवश्यकता होगी, वैज्ञानिक पद्धतियों की आवश्यकता होगी, जिसका कि मानकीय पद्धति में सर्वथा अभाव कहा जा सकता है। अगली और अंतिम विशेषता है कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन पर जोर। परंपरावादियों ने हमेशा राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया। उनका अध्ययन जो था वो राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के जो लक्ष्य होते हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोक कल्याण, सुरक्षा, नैतिकता, इन पर केंद्रित रहा। और ऐसा विश्वास भी उस समय प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी, औपचारिक पक्ष को प्रमुखता प्रदान की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानकीय सिद्धांत के अंतर्गत, जिसे हम परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक और अवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को शामिल किया गया, जिसके कारण इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। आलोचक ये कहते हैं कि यह जो अध्ययन था वो मूल्य आधारित था, लक्ष्य अभिमुख था, और इसलिए इसके सिद्धांतों की व्यवहारिक जांच नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो परंपरावादी विचारक थे वो उस समय के परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के पतन से भी बहुत दुखी थे और इसका पुनरुत्थान करना चाहते थे, और उनको लगता था कि व्यवहारवाद, इतिहासवाद, नैतिक सापेक्षता और तकनीकी क्रांति जो है वो परंपरागत सिद्धांत के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए आधुनिक राजवैज्ञानिकों ने मूल्य और आदर्शों को अलग करके राजनीति को अराजनीतिक स्वरूप प्रदान कर दिया है। उनकी दृष्टि से मानवता और मानव मूल्यों की रक्षा करने का एकमात्र उपाय यही है कि मानकीय सिद्धांत जो है उसे पुनः शक्तिशाली बनाया जाए।